नमस्कार। स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र का कुछ छूटा हुआ हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के तंत्र और हिमालय नदी की तंत्र में डिफरेंस। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के क्रम में हम देखते हैं तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम देखते हैं तो सबसे पहला नाम लूनी नदी का आता है। इसके बाद में साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, भरतपूजा, पेरियार और पांबा नदी। तो ये सब नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने की बजाय अरब सागर में अपना जल गिराती है। हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, इसमें जो है ये यहाँ खंबात की खाड़ी, हम ऐसे इसको डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो एरिया है इधर का, ये हमारा वेस्टर्न घाट पड़ता है। वेस्टर्न घाट से निकल के इधर गिरने वाली नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम हो गया जिसमें ये नदियाँ गिरती है। तो हम एक एक नदियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से कैसे निकलती है और कैसे गिरती है। तो सबसे पहले हमारी नदी पड़ती है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का डायग्राम है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो रेड कलर में जो शो कर रखी है सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इनमें देखो, इनमें छोटी छोटी नदियाँ जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे इस तरफ कोई भी नदी शो नहीं कर रखी है। तो इनमें लूनी नदी जो ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ अजमेर में एक नागपाड़ी पड़ती है, नागपाड़ी, तो वहाँ से निकलती है और सांबर झील से गुजरती हुई यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में आके, जो कच्छ का रण जो है उस रण में आके विलीन हो जाती है। यानी ये एक नदी ऐसी है जो कि समुद्र में आके नहीं गिरती है, समुद्र में मिलने से पहले ही ये अपना जल जो है रण, कच्छ के रण में विलीन कर देती है। इसका प्राचीन नाम जो है लवणवती था। इसका संस्कृत जो कि संस्कृत नाम से लिया गया है, संस्कृत नाम इसका लवणगिरी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नमकीन नदी। लंबाई की बात करें लूनी नदी की तो 511 किलोमीटर लगभग है और कालिदास जो थे उन्होंने इसको अंतसलीला कहा था। इस नदी पर कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं जिनका नाम आप देखिए, हेमावास जो पाली में है, सरदार समन जो पाली में है, जवाई बांध जो पाली में है, और जवाई बांध जो है जिसको पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये तीनों बांध जो इस पे पाली जिले में बनाया गया है। जहाँ से इसका उद्गम है अजमेर की नागपाड़ी से, वहाँ से लेके बालोतरा तक, राजस्थान के बाड़मेर में जो बालोतरा स्थान पड़ता है वहाँ तक इसका जल मीठा रहता है। बालोतरा के बाद में इसका पानी जो है खारा हो जाता है, इसमें ये नमकीन हो जाता है। तो ये नदी जो है राजस्थान की मुख्य नदी है, राजस्थान की, पश्चिम राजस्थान की सबसे मुख्य नदी लूनी नदी है। उसके बाद दूसरी नदी बात करते हैं, साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये आप देख रहे हैं साबरमती नदी, यहाँ से इधर ये साबरमती नदी है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं एक बार, अच्छे से दिखेगा। ये साबरमती नदी, ये उदयपुर है, यहाँ उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी, ये यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। इस खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी अपना जल गिराती है। और गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पे स्थित है। सिंचाई के लिए गुजरात में इसके ऊपर एक धरोई बांध बनाया गया है जिससे सिंचाई भी की जाती है और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ये लूनी नदी की सहायक नदी हमने
छोड़ दी थी। सहायक नदियों में बात करें तो लूनी नदी की सहायक नदियों की जो क्रम है उसमें सभी में एड़ी एड़ी आता है, लास्ट में एड़ी, जैसे जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो साबरमती जो है इसकी लंबाई की बात करें तो ये राजस्थान और गुजरात दो दो स्टेट में बहती है। राजस्थान में करीब 58 किलोमीटर और उसके बाद में 323 किलोमीटर जो है ये बहती है गुजरात में। टोटल लंबाई इसकी हो गई 371 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र की बात करें तो 21,674 वर्ग किलोमीटर अपवा क्षेत्र को ये इसका अपवा क्षेत्र है, यानी जहाँ से इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी यह इतने क्षेत्र को ये बात ये करीब है 21,674 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वाकड़, सेई, खारी और माजम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और साबरमती नदी के किनारे ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया, जो कि गुजरात में साबरमती आश्रम है। और ये साबरमती के तट पे साबरमती रिवर फ्रंट बना के रखा है, जो कि कोई भी विदेश से राजनेता सब आने से वो शो किया जाता है, या उसको बहुत सारे लोग सुबह शाम घूमते हैं, एक पर्यटक स्थल के तौर पे उसको अच्छे से कर दिया गया है। उसके बाद में अगली नदी आती है हमारी माही नदी। आप यहाँ देख रहे हैं माही नदी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद में आगे खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ये है माही नदी। माही नदी की टोटल लंबाई है 583 किलोमीटर, यानी कहीं कहीं इसको 583 लिखा है, कहीं पे 576, ये 5-7 किलोमीटर ऊपर नीचे इसमें आंकड़ा दिया गया। ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे है, क्योंकि नर्मदा रिवर है, इससे ऊपर में यहाँ विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत से निकलती है कर्क रेखा को काटते हुए, यानी विंध्य पर्वत से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है कर्क रेखा को काट के, और बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करके फिर कर्क रेखा को काटती हुई खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसकी लंबाई हमने देखा 576 किलोमीटर, या हम 583 बोल सकते हैं, यानी 2-4-5 किलोमीटर का ऊपर नीचे है इसमें। और इसके अपवा क्षेत्र की बात करें तो 34,842 वर्ग किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है, यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान, उसके बाद में गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश, ये माही नदी जो है इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, कडाना बांध, जो कि अपने राजस्थान में बनाया गया है, कडाना बांध, जो कि काफ़ी फेमस बांध है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये राजस्थान में सोम, जाखम, ये अनास, ये मोरैन, चाप, ये सब नदियाँ इधर राजस्थान से आके मिलने वाली नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में बात करते हैं नर्मदा रिवर। अब यहाँ देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर यहाँ मेकाल पहाड़ी पड़ती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में यहाँ मेकाल पहाड़ी पड़ती है। इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी से 2 नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी उत्तर की तरफ और नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई खंबात की खाड़ी में, यानी गुजरात के भरूच के पास अपना जो है जल गिराती है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और अरब सागर में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। और ओवरऑल अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तो ये गोदावरी और कृष्णा के बाद में तीसरी लंबी नदी है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इतना पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ से लेके ये पूरा मध्य प्रदेश है, एमपी। तो नर्मदा का ज़्यादातर जो बहाव है वो मध्य प्रदेश में, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम शास्त्रों के हिसाब से रेवा भी बोलते हैं। इसके बारे में एक पौराणिक कथा भी है कि एक राजा थे जिनकी लड़की थी, उनका नाम रेवा या नर्मदा था। वो सोनभद्र नाम के पुरुष से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इसकी जो सही एक सखी थी जहीला करके, इसने ना तो सोनभद्र ने नर्मदा को देखा, ना नर्मदा ने सोनभद्र को देखा। तो नर्मदा ने अपना आभूषण और कपड़े देके
अपनी सहेली को सोनभद्र के पास भेजा। वहीं जहिला का मन बदल गया और वो सोनभद्र के साथ रहने लगी। जब जहिला वापस नहीं लौटी तो नर्मदा ने सोचा कि क्यों ना जाके देखा जाए। तो जब ये गई तो सोनभद्र और जहिला दोनों एक साथ रह रहे थे। तो नर्मदा का दिल टूट गया और ये जो है वापस अपनी उल्टी दिशा में बहने लगी। तो ये बोलते हैं इसकी उल्टी दिशा में बहने का एक कारण है, लेकिन ये सब पौराणिक कथाएं हैं। हम एक्चुअल में देखते हैं कि यहाँ पे एक भ्रंश घाटी बनी हुई है जो कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में है। तो इसका ढलान जो है पूर्व की तरफ ना होकर इसका ढलान पश्चिम की तरफ हो गया है। तो ये भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में जाकर गिराती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर और गुजरात का भड़ोच दोनों ही नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और ये हमने अभी देखा इसके जीवन एमपी की जीवन रेखा इसको कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। इसमें न्यूनतम जो जल विसर्जन है जनवरी से जुलाई तक रहता है और अगस्त में अधिकतम होता है, क्योंकि जो मानसून है वो आ जाता है। यानी यहाँ पे 1 जून को मानसून केरला के तट पे टकराता है और मानसून ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है 10 जून तक महाराष्ट्र में, उसके बाद में 15 जून तक एमपी में। तो इसमें अगस्त में जाके इसमें इसका जो जल की मात्रा है वो अधिकतम हो जाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास, एमपी में जबलपुर पड़ता है, जबलपुर के पास में भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में एक खूबसूरत जलप्रपात का निर्माण करती है। उसको हम धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा के नाम से भी जानते हैं। इसका मैक्सिमम बहाव जो है 2300 क्यूसेक रहता है और मिनिमम जो है 15 क्यूसेक। यानी जब बारिश की जल इसमें आता है बारिश का, तब इसका मैक्सिमम 2300 क्यूसेक हो जाता है और जब बारिश चली जाती है तो उसका जल कम हो जाता है। इस पर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, जिसका पानी जो है राजस्थान, गुजरात, एमपी इन सब में दिया जाएगा। इसको लेकर जैसे ये बांध बना तो इसका पानी इसमें भरा हुआ, यहाँ पीछे का एरिया बहुत सारा जलमग्न हो गया। बहुत सारे लोग, गांव को खाली कराया गया, लोगों को पलायन करना पड़ा। इससे संबंधित आंदोलन भी हुआ और लोगों, वन्य जीव और लोगों को काफ़ी इसके बारे में क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि पानी भरने के कारण सभी को यहाँ से पलायन करना पड़ा। सब अपने घरों से बेघर हो गए। तो यहाँ का जो सरदार सरोवर बांध इस नदी पे बनाया गया। उसके बाद में दूसरी नदी की बात करते हैं, तापी नदी। तापी नदी को मराठी में तापी कहते हैं, संस्कृत में भी तापी कहते हैं, गुजराती में इसको ताप्ती कहते हैं। तो हम कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं तापी लिखा है कहीं ताप्ती लिखा है। तो गुजराती लैंग्वेज में इसको ताप्ती नदी कहते हैं। यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी है, वहाँ पे बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में एक पठार है, बैतूल का पठार। तो उस वहाँ पे एक जगह पड़ती है मुलताई। तो उसी जगह से ये निकलती है, मुलताई से निकलती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ से निकल कर ये जो है तापी नदी, ये निकल कर और यहाँ सूरत के पास जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो सूरत जो है तापी नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ सतपुड़ा की 3 चोटियाँ बोलते हैं। जो महादेव चोटी है जिसपे धूपगढ़ स्थित है, जो पर्यटक स्थल है, उसी के नीचे स्थित है ये बैतूल का पठार है। वहीं पे जगह है मुलताई। मुलताई जो है उसका नाम यही है कि मुलताई को मुलताई वर्ड से लिया गया कि मूल तापी, यानी तापी का जो मूल स्थान है उसी के नाम पे इसको मुलताई कहा गया है। तो यहाँ से ये निकल कर और सूरत के पास में अपना डेल्टा बनाती है। ये लगभग 724 किलोमीटर बहती है और अरब सागर वाली की तरफ गिरने वाली नदियों में लंबाई में दूसरा इसका स्थान है। तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो अगर हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, तो तीसरी ये नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। एक नर्मदा नदी, तापी नदी और एक दामोदर नदी, जो कि यहाँ छोटे नागपुर पठार से निकलकर वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। तो ये तीनों नदियाँ अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं और
लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है तापी नदी की, और जल ग्रहण क्षेत्र 65,145 किलोमीटर लगभग इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और यहाँ जहाँ पे इसका मूल स्थान है, जहाँ से इसकी निकलती है, वहाँ पे 7 कुंड इसमें बने हुए हैं। सूर्य कुंड, सूर्य भगवान ने कभी इसने स्नान किया था, ऐसे पौराणिक कथा है। फिर ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, बोलते हैं कि धर्मराज ने इसमें स्नान किया, इसके नाम पे धर्म कुंड नाम दिया गया। फिर पाप कुंड, इसमें नहाने से बोलते हैं कि पाप सारे धुल जाते हैं, तो पाप कुंड। नारद कुंड, ये सब पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए कुंड है। उन्हीं के आधार पर नाम दिया गया है कि नारद ने कभी वेदों को चुरा लिया था, तो उससे जो श्राप था उससे मुक्त होने के लिए नारद ने इसमें स्नान किया था। फिर शनि कुंड, शनि महाराज के हिसाब से इसका नाम रखा गया। फिर नागा बाबा कुंड, यानी नागा बाबाओं ने इसमें स्नान किया था। सफ़ेद जनेऊधारी जो है शिवलिंग इसी कुंड के पास में पाया जाता है। तो इसी के नाम पे ये 7 कुंड जो है यहाँ पे हैं। और ये तापी नदी के मुहाने पे पुराने टाइम में एक बंदरगाह था, स्वाली बंदरगाह, जो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के टाइम में काफ़ी उपयोगी था। उसके बाद में उसके गाद से जमा होने के कारण ये बंदरगाह जो है पूरा पाट दिया गया और ये बंदरगाह उजड़ गया। तो नर्मदा नदी जहाँ विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहती है, वही सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। तो जो बीच का जो पहाड़ है सतपुड़ा, वो एक ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। यहाँ पे एक दुर्ग पड़ता है, असीरगढ़ दुर्ग, जिसको दक्कन की कुंजी कहते हैं। ये बुरहमपुर के निकट में है। तापी नदी और जो नर्मदा नदी है, इनमें जलोढ़ और डेल्टा बनाने की इनमें कमी होती है, क्योंकि ये जो नदी है, ये जब भारत उत्तर पूर्व की तरफ मुँह कर रहा था ये भूखंड, और हिमालय से गया, तो ये यहाँ दरार पड़ गई और दोनों दरारों के कारण इनमें दोनों नदियाँ बह रही है। तो ये अपने जो अवसाद हैं उनसे ये दरारों को बढ़ने में ही लगी है। यही कारण है कि इनमें जलोढ़ और डेल्टा अवसादों की कमी होती है। और तापी नदी अगर क्षेत्र वाइज बात करें तो तापी नदी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 79%, मध्य प्रदेश में 15% और गुजरात में 6% होकर बहती है। 3 स्टेट में होकर बहती है। नर्मदा 2 स्टेट में और ये 3 स्टेट में बहती है। तापी नदी पर गुजरात में उकाई और कागरापार 2 जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। इस जो उकाई है वो सोनगढ़ में, और इस पे एक बांध भी बनाया गया जलगांव में, हथनूर बांध। अगर सहायक नदियों की बात करें तापी नदी की, तो उसमें मिंथोला, पंजाला, गिरना, बहादुर, बोरी और आनेर, ये सब तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में हम अगली नदी की बात करेंगे कि जो तापी नदी के बाद की नदियों में, तो कुछ नदियाँ जो गुजरात में छोटी छोटी नदियाँ, वो फिर गोवा में, फिर कर्नाटका और केरला में। तो गुजरात में और छोटी नदियों में सतरंजी नदी है, मादर नदी है, जो कि पश्चिम में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, यानी सह्याद्री से निकल कर गिरती है छोटी छोटी नदियाँ, जो कि पश्चिम घाट से गिरती है। यानी अपना ये पश्चिम घाट है, ये जो नदियाँ थी वो पश्चिम घाट से ऊपर के एरिया से बह के और अरब सागर में गिर रही थी। तो कुछ नदियाँ जो है पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर की तरफ बहती है। तो इनमें गुजरात में सतरंजी नदी है, मादर नदी है। गोवा जो यहाँ, ये गोवा पड़ता है, यहाँ गोवा से मांडवी और जुआरी नदी है। पणजी जो है मांडवी नदी के तट पे ही है। फिर कर्नाटका में श्रावती नदी, जिसपे जोग जलप्रपात बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात है। जलप्रपात के संबंध में क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात और सबसे बड़ा जलप्रपात। तो ऊंचे में तो कराईकल का नाम आता है, और बड़े में जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा जलप्रपात भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। फिर केरला में 3 नदियाँ आती है, भरतपुजा, पेरियार और पंबा रिवर। पेरियार जो है भरतपुजा के बाद में केरल की दूसरी लंबी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है। भरतपुजा जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई की पहाड़ी से हमने देखा था यहाँ से
ये अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर कार्डमम पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और इसी भरत पूजा को पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। वहीं पेरियार जो नदी है वो 5243 वर्ग किलोमीटर एरिया को अपवाहित करती है। अन्य केरल की नदी में पंबा नदी का नाम आता है, पांबा नदी बोलते हैं। ये वो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बानाड झील, यहाँ पे वेम्बानाड 2 कयाल झीलें पड़ती है यहाँ, तो ये कयाल झील में आके मिलती है। केरल की झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, कयाल। तो वहाँ पे आके ये पांबा वेम्बानाड झील में आके गिरती है। जो शरावती नदी है, शरावती नदी के जल की तुलना अगर हम भरतपुजा से बात करें तो लगभग शरावती नदी से 2.5 गुना ज़्यादा इसका जलग्रहण क्षेत्र है। शरावती नदी का जलग्रहण क्षेत्र पड़ता है 2029 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इनमें और छोटी नदियां जिनका जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो डाडर का 2770 वर्ग किलोमीटर, कालिंदी का 5179, और पेरियार और भरतपुजा के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। जो उसके बाद में ये हमारी जो नदियां हो गई, प्रमुख नदियां जो अरब सागर की तरफ गिरने वाली थी। इनके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें अलग अलग नदियों का नाम आता है। इन नदियों में अगर हम देखें तो पेन्नर एक नदी आ गई, पालार नदी आ गई जो पूर्व की तरफ बहती है, ना कि पश्चिम की तरफ। और इसके अलावा भी जो है और कालिंदी नदी आ गई जो बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। और बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी जो केरल में है, पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। और जलग्रहण क्षेत्र हमने देखा था 2209 किलोमीटर है शरावती नदी का, 2209 किलोमीटर यानी। और इसी पे ही इसको गरसोप्पा जोग, शरावती नदी पे गरसोप्पा जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात बनता है। अगर इनके छोटी नदियों के अगर हम उसकी बात करते हैं कि जलग्रहण के आधार पर कौन सी नदी का जलग्रहण क्षेत्र छोटा है बड़ा है, तो इनमें पश्चिम की ओर जो छोटी नदियाँ उनमें माही नदी का सबसे बड़ा, फिर साबरमती, फिर भरतपुजा, फिर पेरियार, फिर कालिंदी, फिर डाडर और फिर शरावती। और अगर लंबाई से की तुलना में हम बात करें पश्चिम घाट की नदियों में तो नर्मदा सबसे लंबी नदी 1312 किलोमीटर लगभग। फिर उसके बाद में तापी नदी 724 किलोमीटर, माही नदी 583 या कहीं 576 भी लिखा है, 583 किलोमीटर, साबरमती 371 किलोमीटर। तो ये पश्चिम की घाट की तरफ बहने वाली लंबी नदियाँ थी और ये जलग्रहण क्षेत्र का छोटे से बड़ा था। और पूर्व की ओर गिरने वाली छोटी नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र पेनार का, उसके बाद ब्राह्मणी, फिर स्वर्णरेखा, फिर पालार और फिर वैतरणी। तो ये जलग्रहण क्षेत्र था प्रमुख। इसी के साथ ही हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का टॉपिक खत्म हो जाता है। और इसके बाद का टॉपिक हमारा रहेगा भारत की प्रमुख झीलें, जिनमें चिल्का झील आएगी, कोलेरू झील आएगी, पुलिकट आएगी, केरल की कयाल झीलें आएगी, और जम्मू कश्मीर की वुलर झील, डल झील से लेके राजस्थान की खारे पानी की झीलों से लेके और महाराष्ट्र के जो ज्वालामुखी या विवर्तनी के अड़चनों से निर्मित झील, सभी झीलों का अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो मणिपुर की लोकटक झील हो। तो ये सब झीलों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और
वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, वीडियो में क्या कमी रह गई तो अगले नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। अगर कुछ डेटा अगर आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, जहाँ तक संभव है सारा डेटा एनसीईआरटी से या विकिपीडिया से लिया गया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।